नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। दोस्तों, आप लोग को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान हर साल अपने जितने भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं और साथ में जितने भी कैदी भारत के अंदर या फिर पाकिस्तान के अंदर कैद हैं उनके डेटास को एक्सचेंज करते हैं। लेकिन आखिरकार ये हर साल ऐसा होता क्यों है, क्यों ऐसा एक्सचेंज किया जाता है? लेकिन इतना एक्सचेंज होने के बाद भी फिर भी हमेशा ये संभावना क्यों बनी रहती है कि पाकिस्तान ने कोई भी न्यूक्लियर वेपन जो है इसको इजाद कर लिया होगा, इसको डिस्कवर कर लिया होगा। अगर दोनों को एक दूसरे के ऊपर इतना ही बिलीव है, भारत और पाकिस्तान को, तो फिर खास तौर पर भारत को पाकिस्तान पर तो बिल्कुल भी नहीं है कि पाकिस्तान ने जो डेटा अवेलेबल करवाया होगा वो एक्चुअल डेटा होगा। और इसका मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूं, क्योंकि भारत के अंदर आप लोग जानते हैं कि हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल। तो अगर अजीत डोभाल को इतना ही विश्वास होता तो अजीत डोभाल एक एजेंट बनकर पाकिस्तान में नहीं जाते और वहां पर जो उनका एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके बाहर जो है वो एक भिखारी के रूप में जाकर ना बैठते। और जब उनको पता लगा कि उस रिसर्च सेंटर के बाहर, न्यूक्लियर जो रिसर्च सेंटर है उसके बाहर एक नाई की दुकान है, वहां पर आकर सभी जो है वो अपना हेयर कट करवाते हैं और फिर वहीं से कुछ बालों का सैंपल लेकर अजीत डोभाल ने फिर भेजा था भारत के अंदर। और उस समय अजीत डोभाल ने एक घटना भी शेयर की थी कि आपने अपने कान जो है वो आखिरकार क्यों उनके अंदर वो छेद जो है वो करवा रखे हैं, है ना, इस तरीके से, क्योंकि मुस्लिम ऐसा नहीं करवाते हैं। तो फिर एक व्यक्ति ने पहचान भी लिया था उनको और उसके बाद वो भारत वापस आ गए। तो अगर इतना ही विश्वास होता इस जानकारी के ऊपर तो अजीत डोभाल को पाकिस्तान जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी हर साल जो है भारत और पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो है और उतनी फैसिलिटीज जो है उनको आपस में उनके डेटास को शेयर करते हैं। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर ने आज इसको कवर किया है और हम लोग भी जो है इसके ऊपर आज लेक्चर लेने वाले हैं कि आखिरकार इन रिपोर्ट्स के अंदर क्या क्या एक्सचेंज किया जाता है, क्या वास्तव में जो डेटा होता है वो सही होता है और एक्चुअल में क्या डेटा शेयर किया गया है, वो भी हम लोग अभी देखते हैं। दोस्तों, आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये लाइफ चेंजिंग कोर्स है। देखिए, हमारे 2 कोर्स मैंने बनाए थे, एक तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज था और एक 100 डेज का हार्ड चैलेंज था। 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा गजब का था, जिसमें मैंने आपको टेक्निक्स बताई थी कैसे आप पोर्नोग्राफी दूर रख सकते हैं, और एक 100 डेज का हार्ड चैलेंज जो कि आपको ये बताता है कि कैसे आप पोर्नोग्राफी दूर रख सकते हैं। वो 75 डेज का था, ये 100 डेज का है, ठीक है ना। इनकी मदद से आप किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। आपके अंदर डिटर्मिनेशन होता है ना, कि वाकई में 75 डेज के अंदर मुझे चैलेंज के साथ साथ में एग्जाम को क्रैक करना है। और पोर्नोग्राफी से दूर रहेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। प्राइस काफी डाउन है अभी, आप लोग इसके साथ में जुड़ सकते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान एक्चुअल में अभी रिसेंटली उन्होंने एक्सचेंज किया है अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू, और वो किया गया है न्यू दिल्ली टू इस्लामाबाद। एंड लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज कवर अंडर द एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट जो है वो किया गया था और उसके तहत ही ऐसा होता है ताकि जो पॉसिबल अटैक्स हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक रोक लगाई जा सके और खासतौर पर जो न्यूक्लियर अटैक है वो एक दूसरे देशों के ऊपर ना करे। लेकिन ये जो एग्रीमेंट हुआ था उसके कुछ डेट्स आप लोग को डिसाइड करनी है, देखनी है। द एग्रीमेंट विच वाज साइंड ऑन 31 दिसंबर 1988, मतलब 31 दिसंबर को एक एग्रीमेंट साइन होता है और फिर कुछ समय बाद में ही 27 जनवरी को ये एनफोर्स के अंदर आता है, लागू होता है 1991 से। तो 1988 के अंदर ये एग्रीमेंट साइन किया गया और 3 साल के बाद में ही 27 जनवरी को ये निश्चय कर लिया गया, मतलब इसको लागू कर दिया गया कि हाँ दोनों देश सहमत हैं। और फिर 27 जनवरी 1991 से दोनों देशों ने डिसाइड किया कि हम लोग ये जानकारी जो है वो एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। इस एग्रीमेंट के तहत पहली जो 1 जनवरी आती है नए साल की, एवरी कैलेंडर ईयर, उस समय ये जानकारी को साझा करते हैं। और अब तक 34 बार ऐसा हो चुका है कि इन्होंने जानकारी शेयर कर ली है। पहली बार जानकारी जो शेयर की गई थी वो 1 जनवरी 1992 को की गई थी, मतलब 1992 को पहली बार जो है वो इंफॉर्मेशन को, रिपोर्ट्स को जो है इन्होंने शेयर किया था। तो देखिए, आप डेट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1988 के अंदर ये एग्रीमेंट आया, उसके बाद में दोनों देश सहमत हुए, साइन किया इसको 1991 के अंदर, और फिर इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग 1 जनवरी को ये रिपोर्ट जो है इसको एक्सचेंज करेंगे। और अब तक 34 बार ऐसा हो चुका है, क्योंकि पहली बार 1 जनवरी 1992 को ये रिपोर्ट जो थी वो एक्सचेंज की गई थी। अब इसके अंदर क्या क्या है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। अगर न्यूक्लियर पावर्ड देशों की बात करें तो रूस के पास में आप लोग देखेंगे कि न्यूक्लियर वेपन कितने हैं। 4380 न्यूक्लियर वेपन रशिया के पास में है। अमेरिका के पास में 3708। देखिए कितना ये दोनों देश जो है कितना आगे है, क्योंकि ये आखिरकार किस चीज का नतीजा है? ये नतीजा है कोल्ड वॉर का। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि रशिया ने जो साउथ अटलांटिक ओशन है
वहां पर न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो तैनात कर दी थी, है ना, क्यूबा के अंदर। और अमेरिका ने टर्की के अंदर अपनी न्यूक्लियर मिसाइल जो है तैनात कर दी थी, ठीक है ना। तो उसके बाद से ही दोनों ने अपनी मिसाइलें तैनात की वहां पर, और उसके बाद से ही दोनों देश जो थे कोल्ड वॉर के अंदर अपनी न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के अंदर लग गए थे, और तब से ही इनका जो डेवलपमेंट है वो आगे के आगे बढ़ता गया, इसलिए आज ये इतना रिच है। उसके बाद में फिर अमेरिका है 500, फ्रांस 290, ब्रिटेन 225, भारत 172, पाकिस्तान के पास में 170, और इजराइल 90, और नॉर्थ कोरिया के पास में 50। मतलब नॉर्थ कोरिया को देखिए आप, नॉर्थ कोरिया के कोई भी सपोर्ट नहीं है, कोई भी उनके इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं है, कोई भी डिप्लोमेट्स नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास में 50 आज न्यूक्लियर वेपन है। और ये किसकी देन है? ये देन है यूएसए की। ये किसकी देन है? यूएसए की देन है, ठीक है ना। ओके, नॉर्थ कोरिया के पास में आज इतनी वेपन है। अच्छा, जब आप लोग देखते हैं नॉर्थ कोरिया को और साउथ कोरिया को, देखिए आज साउथ कोरिया को सपोर्ट कौन करता है? यूएसए करता है। और नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कौन करता है? वो करता है रशिया, यूएसएसआर, है ना, रशिया करता है इसको सपोर्ट, ठीक है। तो जिस समय कोरिया जो पेनिनसुलर था ये एक दूसरे से अलग हुआ था, तो उस समय ये डिसाइड भी हो गया था, ठीक है, कि कौन जो है किस पर अधिकार रखेगा। और उसके बाद में धीरे धीरे सपोर्टिव सिस्टम, और आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो नॉर्थ कोरिया भी एक बार जो है वो गए भी थे, वो काफी फेमस भी रहा था, ठीक है। और भारत पाकिस्तान के पास में आखिरकार परमाणु हथियार है कितने, तो इस बात का कोई आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं है। अब देखिए रिपोर्ट आने के बाद भी कह रहे हैं कि कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब है कि कितने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है इसकी कोई जानकारी नहीं है। दोनों एक दूसरे की रिपोर्ट के ऊपर बिलीव भी नहीं करते हैं। लेकिन स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसके आंकड़े बताते हैं कि भारत के पास में जून 2024 तक 172 जो है वो परमाणु हथियार थे, और पाकिस्तान इस मामले में भारत से लगभग बराबर है। 170 जो है परमाणु हथियार किसके पास में है, न्यूक्लियर वेपन, वो पाकिस्तान के पास में है। और स्टॉकहोम की ये जो इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये लगभग हर साल जो है अपनी रिपोर्ट जारी करती है और बताती है कि किसके पास में कितना हथियार है, कौन कितना इंपोर्ट करता है, कौन कितना एक्सपोर्ट करता है। ये जो रिपोर्ट है वो बताती है। भारत ने 381 पाकिस्तानी नागरिक कैदियों और 81 जो मछुआरे हैं इनकी सूची भी पाकिस्तान को दी है। मतलब ये नहीं है कि केवल हम लोग न्यूक्लियर जितनी भी वेपन्स है या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है, फैसिलिटीज है, उनको ही हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं। भारत ये भी एक्सचेंज करता है कि हमारे पास में पाकिस्तान के कितने कैदी हैं, और पाकिस्तान ये भी कहता है कि भाई हमारे पास में भारतीय कितने कैदी हैं, क्योंककि उसके अंदर कई निर्दोष लोग भी शामिल होते हैं, इसलिए कई बार क्या है कि उनको छोड़ते भी हैं। वहीं पाकिस्तान ने 49 जो भारतीय नागरिक कैदी हैं और 217 जो मछुआरे हैं इनकी सूची साझा की है, ठीक है ना। भारत ने पाकिस्तान से 183 भारतीय कैदियों और मछुआरों जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है को जल्द ही रिहा कर उनको नाव समेत स्वदेश लौटाने की मांग की है। भाई भारत ने कहा है कि आपके पास में 183 ऐसे जो मछुआरे हैं, भारतीय मछुआरे, उनकी सजा पूरी हो चुकी है, भारत भेजो उनको वापस से। साथ ही भारत ने पाकिस्तान से 18 भारतीय नागरिकों और मछुआरों को काउंसलर एक्सेस देने का आग्रह किया है, जिन्हें अब तक यह सुविधा नहीं दी गई थी। काउंसलर एक्सेस मतलब वो जैसे इंडियन एम्बेसी है वहां पर जाकर वो कांटेक्ट कर सकते हैं और वो जो इंडियन एम्बेसी है वो उनके ऊपर नजर रख सकती है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान में मौजूद भारतीय कैदियों और मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी जो है अपील की है। भाई आप लोग जो है उनके साथ में नरमी से पेश आइए, है ना। भारत ने पाकिस्तान से 76 पाकिस्तानी नागरिक कैदियों और मछुआरों की जानकारी की पुष्टि प्रक्रिया तेज करने को कहा है। 2014 से अब तक पाकिस्तान से 2639 भारतीय मछुआरे और 71 भारतीय नागरिक जो है उनकी रिहाई हो चुकी है। तो ये प्रयास है, तो भारत ने प्रयास किया, इतने लोग जो है भारतीय मछुआरे वो बाहर आए, ठीक है ना। और इनमें से 2023 से अब तक 478 मछुआरे और 13 भारतीय नागरिक जो है वो रिहा हो चुके हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि दुश्मन जो होता है ना, दुश्मन के साथ में बराबर की डील की जाती है कि भाई हम इतने छोड़ेंगे, तुम इतना जो है वो अपने हमारे कैदियों को छोड़ दीजिएगा, तो बराबर की बात की जाती है। तो हमने भी छोड़ा है, पाकिस्तान के जितने भी मछुआरे थे, कैदी थे, उनको छोड़ा, तो पाकिस्तान ने भी छोड़ दिया। तो दुश्मन जो होता है ना हमेशा, अब देखिए हम लोग दुश्मन क्यों कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया है, चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया है, इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि दुश्मन जो देश है उनके साथ में इस तरीके से ट्रीटी करते वक्त जो है वो साइन किया जाएगा, या कई बार कोई संधिया या कोई ट्रीटी होती है वो दुश्मन देश के ऊपर लागू नहीं होती है। जैसे जब भी हम लोग इंडियन सिटीजनशिप की बात करते हैं तो जितने भी हमारे दुश्मन देश हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान और चाइना जो है, तो वो सिटीजनशिप के जो आर्टिकल्स हैं 5 to 11 वो कई बार इनके ऊपर लागू नहीं होते हैं, है ना। तो वो हम लोग क्या करते हैं, वो काउंट करते हैं। जैसे भारत का तीसरा जो दुश्मन है अनऑथराइज, जिसको हम लोग कहते हैं, वो है टर्की, है ना। अब हो सकता है कि टर्की का स्थान जो है वो धीरे धीरे कौन ले, कनाडा ले ले, लेकिन ये अभी तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टर्की के अंदर जब भी कोई सरकार बनती है वो तो भारत के अगेंस्ट में बनती है, क्योंकि टर्की जो है वो इन्फ्लुएंस है चाइना से, ठीक है ना। चलिए
ओके, तो दोनों ने एक दूसरे की जो इंस्टॉलेशन है उनको एक्सचेंज किया है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, है ना। चलिए, आप लोग हमारे 100 डेज और 75 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो पहले आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप 100 डेज का चैलेंज कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए, आपकी जिंदगी जो है इसमें बदल जाएगी और काफी कम अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर हमने कोर्स अवेलेबल करवाए हैं। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।